हेलो माय डियर स्टूडेंट्स और मेरे प्यारे साथियों। आज हम लोग ना कॉर्पोरेट गवर्नेंस और इसी के अंदर क्लॉज 49 भी आता है, उसको समझने का कोशिश करेंगे। देखिए, कॉर्पोरेट गवर्नेंस समझने के लिए पहले आपको कुछ चीज़ पता होना चाहिए। मान लीजिए जैसे कि ये कंपनी है, ठीक है। इस कंपनी को ना मेनली दो भाग में बांटा जाता है बच्चों। इसको दो भाग में मेनली बांटा जाता है। एक होता है कंपनी का क्या, उसका मैनेजमेंट वाला पार्ट, ठीक है। उसका एक होता है, उसका समझ लीजिए आप मैनेजमेंट वाला पार्ट, और एक होता है उसका शेयर होल्डर वाला पार्ट, ठीक है। एक उसका क्या होता है, शेयर होल्डर वाला पार्ट। अब मैनेजमेंट में जो लोग होता है, जैसे कि आपका जो बड़ा बड़ा पोस्ट होता है, जैसे आपका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हो गया, आपका चेयरमैन सब हो गया, उसका सीईओ हो गया, ये सब जो बड़ा बड़ा पोस्ट है, ठीक है। सीईओ जो बड़ा बड़ा पोस्ट है वो लोग हो गया। और जो शेयर होल्डर क्या है, ये लोग क्या करती है कंपनी में, ये लोग पैसा इन्वेस्ट करने का काम करती है, ठीक। अब देखिए, होता क्या है कि भाई शेयर होल्डर सब पैसा कंपनी में इन्वेस्ट किया है, लेकिन कंपनी को रन तो भाई ये लोग कर रहा है, आपका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, आपका चेयरमैन, आपका सीईओ। तो इन लोग को भी चिंता लगा रहता है ना शेयर होल्डर लोग को, कि भाई ये लोग जो पैसा कंपनी में इन्वेस्ट की है, उस पैसा का उस पैसा का कंपनी के ऊपर सही से यूटिलाइजेशन ये लोग कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्योंकि दो अलग अलग पर्सन है, ठीक है। यहाँ पर आपका चेयरमैन अलग है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अलग है, और फिर पैसा लगाने वाला अलग अलग, दोनों अलग अलग पर्सन है भाई। ये भी अलग पर्सन है, ये भी अलग पर्सन है। तो ये जो पैसा जो मैंने लगाया है कंपनी में, और उस कंपनी को चलाने का काम कर रही है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, चेयरमैन, ये लोग, तो क्या ये लोग उसको सही से कर भी रही है कि नहीं कर रही है। तो इसी को देखने के लिए, इसी को सही से प्रॉपर मतलब मॉनिटर करने के लिए बहुत सारा रूल रेगुलेशन बोलिए, चाहे लॉ बोलिए, बहुत सारी चीज बना हुआ है। उसी में से क्या है आपका कॉर्पोरेट गवर्नेंस और क्लॉज 49, समझ में आया? तो ये इसका मोटा मोटी मेन कॉन्सेप्ट था, ठीक। अब होने को तो बहुत बार क्या होता है कि खासकर जो प्राइवेट कंपनी सब होता है, खासकर, या प्राइवेट नहीं, मैं प्राइवेट का बोल रहे हैं, जो पब्लिक कंपनी कुछ कुछ होता है, जैसे रिलायंस का ही है, ठीक है। जैसे आपका रिलायंस की जो कंपनी है, जो रिलायंस की कंपनी है, उसमें जैसे आपको बताएं कि अब दो भाग में बटेगा, इसमें भी एक हो गया क्या, इसका मैनेजमेंट वाला पार्ट, एक हो गया इसका शेयर होल्डर पार्ट। तो अब जो मुकेश अंबानी जी हैं, ठीक है, वही कंपनी के चेयरमैन भी हैं और वही उसका शेयर होल्डर भी है, तो मैक्सिमम शेयर उन्हीं के पास है। तो दोनों हो सकता होने को, ठीक है, कि जो इधर चेयरमैन है कोई जो को शेयर होल्डर नहीं हो सकता, बिल्कुल। तभी तो मुकेश मुकेश अंबानी का दबदबा है रिलायंस कंपनी में। और मैं 100% भले मालिक ना हो तो क्या हुआ, पर 50% से ऊपर के वो मालिक हैं, इसे तो मुकेश अंबानी का दबदबा उन्हीं का हर चीज चलता है। तो अब उनके अलावा भी तो लेकिन बहुत कोई का पैसा लगा हुआ है ना रिलायंस कंपनी में। तो इसीलिए इसीलिए शेयर होल्डर सब जो पैसा लगाया कंपनी में, उसको अच्छे से देखने के लिए बहुत सारा आपका रूल रेगुलेशन बना हुआ है। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कॉर्पोरेट गवर्नेंस। अब चलिए तो उसको ठीक से धीरे धीरे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। मीनिंग देख लीजिए तो आपको बता कुछ निकल के आएगा। कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज अ सिस्टम ऑफ रूल्स, प्रैक्टिस, प्रोसेस बाय विच ए कंपनी इज डायरेक्टेड टू कंट्रोल एंड हेल्ड अकाउंटेबल। एक कंपनी में अकाउंटेबल तो किसको, अब ऐसा पर्सन को जो उसको रन करो उसी को अकाउंटेबल ठहराइएगा। कोर ऑब्जेक्टिव क्या है, टू अलाइन द इंटरेस्ट ऑफ मैनेजमेंट विद दो शेयर होल्डर एंड द अदर स्टेक होल्डर, ठीक है। जो भी पैसा, ये जो कंपनी है, इसमें जितना भी शेयर होल्डर लोग जो पैसा इस पर लगाया है, भाई जो पैसा लगाया है तो इस आदमी का पैसा लगा हुआ है ना, तो इसका जितना भी पैसा जो है, इस मनी का, इस पैसा को अच्छा से प्रोटेक्ट करने का, सिर्फ देखने का जिम्मेदारी का काम करता है आपका ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस, या फिर बोले क्लॉज 49, ठीक है। तो ये था, किससे प्रोटेक्ट करने का काम करता है, मेनली मैनेजमेंट से ही, मेनली मैनेजमेंट से, क्योंकि वही लोग से खतरा है ना, वही लोग फ्रॉड कर सकता है। देखिए, लॉस हो गया वो अलग चीज हो गया, कंपनी को लॉस हो गया वो अलग, वो डिफरेंट केस है। वो भाई वो लोग ईमानदारी से काम किया, बिजनेस को लॉस हो गया, तो भाई आपको तो बिजनेस का हिस्सा बचो, प्रॉफिट और लॉस होना। फ्रॉड ना करे, मेनली क्या है कि फ्रॉड ना करे, फ्रॉड ना करे एक, और दूसरा मिस यूज ना करे, मिस यूज ना करे, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई चेयरमैन ही है, अब वो बड़ा पोस्ट है कंपनी का, टॉप पोस्ट वही है, एक चेयरमैन का देखा जाए कंपनी का तो एक सबसे बड़ा पोस्ट होगा। अब लोग सब कोई मिल करके जितना बड़ा बड़ा पोस्ट ऑफिस पोस्ट पर जो बैठा हुआ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, चेयरमैन, ये लोग क्या कि भाई कि अपना कुछ ज्यादा ही लग्जरी जिंदगी जी रही है। मान लिया बहुत बड़ा कोई कंपनी है करोड़ों का, अब वो क्या कर रही है कि अपना पर्सनल खर्चा को कंपनी खर्चा दिखा रही है। भाई एक बहुत करोड़ों का फ्लैट ले लिया है, ठीक है, एकदम लग्जरियस गाड़ी से आना जाना कर रही है कंपनी में। अब वो बोल देगा भाई तो कंपनी से हम गाड़ी से आना जाना कर रहे हैं, तो भाई नॉर्मल गाड़ी में आओ। अब सीधा कोई अफरोसिया का सीधा BMW में आ रहा हो, तो ये फालतू का खर्चा है ना। इसी प्रकार से अपना फैमिली ट्रिप लेके चला गया, अब जो बिजनेस का एक्सपेंस पे वो दिखा रहा है। इन सब को भी कंट्रोल में रखने के लिए, रेगुलेट करने के लिए अलग अलग लॉ है, जो है आपका क्या, कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्लॉज 49, समझ में? अब चलिए थोड़ा थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क देखते हैं। तीन पिलर होता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस का। एक क्या, एजेंसी थ्योरी। एजेंसी थ्योरी जो भाई आपको बताएं,
ठीक है। एजेंसी थ्योरी में यही होता है कि भाई यहाँ पर आपका होता है क्या, आपका मैनेजमेंट, और इधर होता है आपका शेयर होल्डर। ठीक है। इस कंपनी का एक होता है मैनेजमेंट हिस्सा, एक होता है शेयर होल्डर हिस्सा। अब दोनों अलग अलग पर्सन है। ठीक है। यहाँ पर पैसा लगा ये लोग है, पर कंपनी को मैनेज कर रहा है ये लोग। इसलिए यहाँ पर आता है क्या, आपका एजेंसी थ्योरी। ठीक है। और वो जो ये जो फालतू खर्चा है ना, उस फालतू खर्चा को ठीक कंट्रोल में रखे, उसको क्या बोलते हैं, एजेंसी कॉस्ट। ठीक है। एक डिसेंट तक तो देखिए पता होता है भाई, शेयर होल्डर को पता होता है कि ये जो यहाँ पे जो हम लोग मैंने जो बैठाए हैं, तो बड़ा बड़ा पोस्ट पे जो चेयरमैन हो गया, आपका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का लोग हो गया, आपका जो सीईओ हो गया, इन लोगों को भाई एक फैसिलिटी तो देना ही पड़ेगा। नो डाउट। देखिए अच्छा सा गाड़ी, अच्छा सा घर देना ही पड़ेगा, लेकिन बहुत अनाप शनाप ना हो जाए। ठीक है। तो उस अनाप शनाप को कंट्रोल को करने के लिए क्या बोलते हैं उसको, एजेंसी कॉस्ट। ठीक है। ये मतलब एक एक चीज को बर्दाश्त करना ही पड़ता है। एजेंसी कॉस्ट क्या होता है, मतलब समझिए बच्चों, एजेंसी कॉस्ट एक मिनिमम अमाउंट होता है। एजेंसी कॉस्ट एक मिनिमम समझिए अमाउंट है, जिसको शेयर होल्डर को बर्दाश्त करना ही पड़ता है। तो मैं एजेंसी कॉस्ट बोलने के बाद, अगर कोई आप सोच के देखिए ना, चेयरमैन है या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है या सीईओ है, ये बहुत बड़ा पोस्ट है, तो इन लोगों को एक लग्जरियस लाइफस्टाइल देना ही पड़ता है। ठीक है। तो उसी को बोलते हैं क्या, एजेंसी कॉस्ट। भाई इतना तो लोगों को देना ही पड़ेगा, अब ये जो खर्चा दे रहे हैं उसको बर्दाश्त करना पड़ता है शेयर होल्डर को, तो जो बर्दाश्त कर रहा होता है ना, इसी को बोलते हैं क्या, एजेंसी कॉस्ट। बेयर करना ही पड़ेगा भाई, उसको कोई दूसरा उपाय है नहीं। तो उसको भी ना लिमिट में होना चाहिए, उसको भी क्या है, लिमिट में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई वो बहुत ज्यादा हो रहा हो, तब फिर दिक्कत होता है शेयर होल्डर लोगों को, कि भाई तुमको इतना देने के बाद भी तुम अब अनाप शनाप खर्चा किए जा रहा है। तो ये होता है आपका, समझिए एक प्रकार का, फिर यही पर जिक्र होता है कि आपका कॉर्पोरेट गवर्नेंस का। तो आपको एजेंसी थ्योरी समझ में आ गया होगा। ठीक है। ये दोनों सेपरेट सेपरेट पर्सन है, मैनेजमेंट और शेयर होल्डर, इसलिए कंट्रोल में रखना जरूरी होता है। ठीक। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, शेयर होल्डर द प्रिंसिपल एंड मैनेजर आर द एजेंट्स। मैनेजर में परस्यू देयर ओन इंटरेस्ट इंस्टेड ऑफ शेयर होल्डर इंटरेस्ट। पैसा अगर ये लोग नहीं लगाया तो भाई ये लोग का इंटरेस्ट पे ज्यादा प्रायोरिटी रखा जाएगा। प्रायोरिटी दोनों पे रखते हैं, पर भाई मिसयूज ना हो, तुमको मिल रहा है ना अच्छा खासा जिंदगी। ठीक है। तो ये हो गया। फिर क्या था आपका, स्टेक होल्डर थ्योरी। अब स्टेक होल्डर थ्योरी क्या होता है, ए कंपनी हैज रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स ऑल स्टेक होल्डर्स नॉट शेयर होल्डर। अब ये क्या हो गया, अब यहां से आपको डिफरेंस बिटवीन पता चलेगा किस पे, आपका शेयर होल्डर और आपका स्टेक होल्डर। स्टेक होल्डर, शेयर होल्डर मतलब क्या, जो लोग पैसा इन्वेस्ट किया है। ठीक है। और स्टेक होल्डर क्या भाई, उसमें सारा कुछ आएगा। स्टेक होल्डर इंक्लूड्स आपका एम्प्लॉय, कस्टमर, सप्लायर, सोसाइटी, गवर्नमेंट एंड इन्वायरमेंट। किसी के साथ भी फ्रॉड ना हो, जो भी इस कंपनी से रिलेटेड है, जो भी कंपनी से, जो पर्सन भी उस कंपनी से रिलेटेड है, जिससे भी उसका रिलेशन है, उससे किसी के साथ फ्रॉड ना हो, उसका इंटरेस्ट का ध्यान रखा जाएगा। सबका इंटरेस्ट को लेके चलेंगे, केवल जो पैसा लगाया उसको नहीं, उन लोगों को भी लेके चलेंगे, जो कंपनी का एम्प्लॉय हो गया, कस्टमर हो गया, सप्लायर हो गया, सोसाइटी हो गया, गवर्नमेंट हो गई, सबको लेके चलेंगे। तो ये बोलने काम करता है आपका स्टेक होल्डर थ्योरी। इसका मेन फोकस क्या होता है, लॉन्ग टर्म सोशल इकोनॉमिक वैल्यू क्रिएशन। ठीक है। फिर क्या आता है आपका स्टुअर्ट थ्योरी, स्टुअर्टशिप थ्योरी। स्टुअर्ट स्टुअर्ट का मतलब आप समझते हैं बच्चों, आप लोग एयर होस्टेस का मतलब सुने होंगे। एयर होस्टेस का मतलब क्या हो गया भाई, जब फ्लाइट में जाते हैं तो उसमें एक फीमेल अटेंडेंट जो रहती है, जो आपका देखभाल करने जाती है, वो क्या हो गया आपका एयर होस्टेस। मेल को क्या बोलते हैं, फीमेल वाला को तो पता रहता है सबको, भाई फीमेल वाला को बोलते हैं क्या, एयर होस्टेस। मेल भी तो रहता है, मेल भी रहता है। ठीक है। मेल को बोलते हैं क्या, स्टुअर्ट। वो आपका उस पूरा पैसेंजर को, जितना भी प्लेन में बैठा उसका देखभाल करने के लिए। उसी प्रकार से क्या है यहाँ पर स्टुअर्डशिप थ्योरी। यहाँ पर क्या है कि मैनेजर्स आर व्यू एट ट्रस्टवर्दी स्टुअर्ड्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर भाई मान के चलते हैं कि जो मैनेजर है भाई, उस पर आप भरोसा रखिए। ठीक है। भरोसा यहाँ पर दिखाने का बात हो रहा है स्टुअर्डशिप थ्योरी पे। तो मैनेजर नेचुरली वर्क फॉर ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस रादर देन पर्सनल गेन। यहाँ मान के चलते हैं भाई कि मैनेजर कंपनी का भलाई करेगा, और कंपनी का भलाई होगा तो उसका भी भलाई हो जाएगा। ठीक है। और वो अपना पर्सनल गेन नहीं देखेगा। सर मैं उसका सॉल्यूशन क्या है, इंपावरमेंट, ट्रस्ट एंड कोलैबोरेशन इंस्टेड ऑफ एक्सेसिव मॉनिटर। भाई हद से ज्यादा भी, अब ऐसे सोच लीजिएगा भाई कि ये लोग तो चोर ही है। अब सोचिए सब शेयर होल्डर सब सीधा ये डिसाइड कर ले कि जितना भी मैनेजमेंट में लोग बैठा हुआ है, जितना भी मैनेजमेंट लोग बैठा हुआ है, सब चोर है एकदम, ये खून खा हम लोग का पैसा खा जाएगा, तो फिर कंपनी चलने से रही। तो ट्रस्ट दिखाना पड़ता है। ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्टीवर्डशिप थ्योरी। ये इस थ्योरी के अंदर आता है स्टीवर्डशिप थ्योरी। प्रैक्टिकल लाइफ सबको बैलेंस करके चलता है, तीनों थ्योरी को। प्रैक्टिकल लाइफ में हम लोग तीनों थ्योरी को, तीनों चीज को लेके बैलेंस करता है। एकदम से शक भी नहीं, एकदम से कंट्रोलिंग भी नहीं, एकदम से आजादी भी नहीं, सब कुछ को ले दे के चलने का काम करते हैं। सर मैं अब हम लोग देखेंगे क्या, कोर प्रिंसिपल ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ठीक है।
अलग अलग जो प्रिंसिपल है कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे उसे फोकस करेंगे, जैसे कि आपका OECD फ्रेमवर्क। अब ये OECD का फुल फॉर्म क्या है आपका? OECD का फुल फॉर्म बच्चों ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट। ये सिंपली करती क्या है? ये सिंपली आपका कॉर्पोरेट गवर्नेंस में ना इंप्रूव करती क्या? ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, फेयरनेस इन कंपनी। ठीक है, यानी कि समझ लीजिए आपका ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और फेयरनेस से काम करती है। इसका नेमोनिक क्या है? नेमोनिक यानी कि TAFR। नेमोनिक बोलने का मतलब क्या होता है बच्चों? किसी चीज को हम लोग शॉर्टकट में याद रखते हैं ना, एक ट्रिक टाइप से बना करके, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? नेमोनिक। ये OECD का नेमोनिक क्या है आपका? TAFR। अब ये क्या है आपका? पहला क्या आपका? ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी मतलब क्या भाई कि जितना भी जो भी चीज है उसमें किसी प्रकार कुछ छुपा कर रखने गया, सब कुछ डिस्क्लोज किया हुआ है। ठीक है, मेनली क्या है, सिंपल भाषा में ट्रांसपेरेंसी समझिए। जितना भी पैसा इन्वेस्टेड है ना कंपनी में, जो भी पैसा इन्वेस्ट किया गया वो पूरा आप उसको डिस्क्लोजर दे दीजिए। ठीक है, किसी प्रकार का कोई उसमें फ्रॉड नहीं कीजिए, सारा पैसा आपका इन्वेस्ट कहाँ कहाँ हुआ वो बता दीजिए। एक, फिर कोई भी अगर डिस्प्यूट चल रहा हो, कोई भी चीज चल रहा हो वो बताइए। किसी प्रकार का एसेट और लायबिलिटी को ज्यादा या कम नहीं कीजिए। ठीक है, ये हो गया। अकाउंटेबिलिटी, कम जो मैनेजमेंट होता है उसको जिम्मेदारी लेना पड़ेगा। फेयरनेस जैसा बताया भाई, किसी प्रकार का फ्रॉड और नहीं करेंगे। ठीक है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी तो जो कंपनी जो काम दिया गया उसको ईमानदारी के साथ किया जा रहा है। ठीक है, तो ये है। अब इसी को चलो डिटेल में देखते हैं एक प्रकार से। ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी में क्या है? टाइमली एंड एक्यूरेट डिस्क्लोजर ऑफ ऑल मटेरियल इन्फॉर्मेशन। मटेरियल इन्फॉर्मेशन बोलने का मतलब क्या है कि भाई जो डिसीजन पे इम्पैक्ट डालेगा, जो डिसीजन पे इम्पैक्ट डालेगा, सारा चीज को डिस्क्लोज नहीं करते। अगर आप कॉमर्स स्टूडेंट आप हैं ही तो आप अकाउंट्स में फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट, फुल डिस्क्लोजर और मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे। तो ये क्या आपका? मटेरियल इन्फॉर्मेशन, यानी कि भाई जिससे डिसीजन पे इम्पैक्ट पड़ सकता है। ठीक है, सब कुछ डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है कि सारा एसेट ये है कि भाई, था ना कि फुल डिस्क्लोजर में क्या क्या आप फुल डिस्क्लोजर सारा चीज ऐसा डिस्क्लोज करने चलिएगा तो क्या अपना जिसको फिक्स एसेट समझ रहे हैं तो क्या उसको सब कुछ डिस्क्लोज करेंगे? अब मान लीजिए दीवार पे घड़ी है उसको डिस्क्लोज नहीं करेंगे, वॉच है, डस्टबिन है, झाड़ू उड़ू है, स्टेपलर पे लेके उसको भी डिस्क्लोज करेंगे नहीं, केवल मटेरियल इन्फॉर्मेशन को जो डिसीजन पे इम्पैक्ट डाल सकता है, बड़ा बड़ा डिसीजन को आपको आपको डिस्क्लोज करना है। ठीक है, तो ये है बच्चों। अब इट इंक्लूड्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ओनरशिप स्ट्रक्चर, रिस्क एंड गवर्नेंस प्रैक्टिस, जो भी है उस सब आ गया आपको ट्रांसपेरेंसी के अंदर। अकाउंटेबिलिटी तो आप सुने होंगे। ठीक है, अब द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मस्ट बी आंसर टू द शेयर होल्डर। ऑब्वियस भाई शेयर होल्डर को जिम्मेदार होगा आपका ये लोग, आपका जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो। ठीक है, फेयरनेस में क्या आता है? फेयरनेस में इक्वल एंड फेयर ट्रीटमेंट टू ऑल शेयर होल्डर। भाई भेदभाव नहीं करेगा। ऐसा नहीं है कि जिसके पास ज्यादा शेयर है केवल उसको VIP ट्रीटमेंट मिल रहा है मैनेजमेंट द्वारा, और जिसके पास कम है उसको चलो लात मार के भगा दे रहा है। जिसके पास कम शेयर होता है वो जाता भी नहीं है। ठीक है ना, मीटिंग वीटिंग में खासकर। फिर क्या? रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिकॉग्निशन ऑफ लीगल एंड इथिकल ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स स्टेक होल्डर एंड सोसाइटी। अब भी क्या भाई, अगर पहले क्या था कि कोई नियम नहीं था, अब क्या गवर्नमेंट जब जबरदस्ती आती है, कंज्यूमर जैसे अवेयर होता है ना, गवर्नमेंट आती है और इनको जबरदस्ती रिस्पॉन्सिबल बनाती है कि भाई तुमको स्टेक होल्डर के साथ साथ सोसाइटी को भी ले दे के चलना है। ठीक है, इसमें आपका अलग अलग लॉज आ जाएगा, इथिकल कंडक्ट आ जाएगा, सस्टेनेबिलिटी आ जाएगा, ये सब इसमें आ जाता है। ठीक है ना। अब देखिए, अब चौथा में क्या है? मैकेनिज्म ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। बहुत ही ऊपर ऊपर का चीज आपको हम कॉर्पोरेट गवर्नेंस का पढ़ाए, डिटेल में जाएगा भाई तो फिर इतना मोटा बुक बन जाएगा वो। ठीक है, तो हम लोग बहुत ही हम आपको क्या भाई जितना जरूरी एग्जाम पर्पज के लिए हम लोग केवल वही देख रहे हैं। ठीक? तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस मैकेनिज्म आर टूल्स एंड प्रोसेस थ्रू विच गुड गवर्नेंस इज इम्प्लीमेंटेड एंड मॉनिटर। और बस टूल्स है प्रकार से जिसे अच्छा से हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकें। इस मैकेनिज्म में इंश्योर क्या करती है वो? अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, प्रोटेक्शन ऑफ शेयर होल्डर। वैसी बात है, बनाओ किस काम पे है। अब क्या क्या सो देखिए, क्या क्या मतलब वो टूल्स है या मैकेनिज्म है जो ये सब प्रोवाइड करते हैं, अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सब। पहला क्या है? इंटरनल मैकेनिज्म। पहला क्या? इनसाइड द फर्म, कंपनी के जो अंदर रहता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लोग। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का आपको पता है भाई वो लोग हाईएस्ट फॉर्म ऑफ बॉडी होता है जो कंपनी का सारा डिसीजन टॉप मैनेजमेंट में लोग बैठा रहता है, सारा डिसीजन लेने का काम करती है। ठीक है, इन लोग काम करता है सुपरवाइज मैनेजमेंट एंड प्रोटेक्ट शेयर होल्डर इंटरेस्ट। लोग काम होगा कि शेयर होल्डर इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करें। अब इसमें क्या होता है? इंपॉर्टेंट गवर्नेंस प्रैक्टिस। अब सर CEO को और चेयरमैन को, CEO एंड चेयरमैन पोजीशन सेपरेशन रखेंगे अलग से। हायर प्रोपोर्शन ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, ये देखिए ये क्या है ना, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आपका एक, आप पहली बार शायद सुन रहे होंगे, पहले भी सुने होंगे, अलग अच्छी बात है। अब ये क्या होता है? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बोलने का मतलब होता है एक ऐसा पर्सन जो मेनली कंपनी का हित पे, ऐसा नहीं कंपनी का वेलफेयर पे रहती है, पर ये मेनली शेयर होल्डर का वेलफेयर के लिए रहता है। ठीक है, शेयर होल्डर का समझ ले बेनिफिट के लिए रहता है, उसका इंटरेस्ट को मेनली देखने के लिए।
ठीक। ये मेनली देख रहे काम करता है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, तो कंपनी से इसका अपना पर्सनल गेन कुछ नहीं है, ठीक है। इस आदमी का कंपनी से अपना पर्सनल गेन कुछ नहीं है। ये मेनली बैठा हुआ भाई कंपनी किसी प्रकार का कोई फ्रॉड तो नहीं कर रही है, ठीक है, किसी को चीट तो नहीं कर रही है या कुछ छुपा तो नहीं रही है, ये मेनली देखने के लिए होता है, ठीक है। फिर आता है क्या आपका बोर्ड कमेटी, ठीक है। देखिए ये क्या आपका अलग अलग मैकेनिज्म बॉडी है ना इंटरनल में, एक हो गया आपका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लोग, जिसमें आपको मेनली क्या आपका इंडिपेंडेंट डायरेक्टर लोग, ठीक। फिर क्या आपका बोर्ड कमेटी। अब बोर्ड कमेटी में क्या होगा, स्पेशलाइज कमेटी हेल्प्स द हेल्प्स द बोर्ड परफॉर्म गवर्नेंस फंक्शन इफेक्टिवली। ये हो गया आपका। अब इसमें क्या क्या है आपका, आपका ऑडिट कमेटी, ठीक है। ऑडिट कमेटी करती क्या है, मॉनिटर फाइनेंशियल रिपोर्ट्स एंड ऑडिट प्रोसेस। जो ऑडिट कमेटी जो होता है ना, वो मेनली देखने का काम करता है भाई कि जो भी अकाउंटिंग जो सीए जैसे है सीए, तो सीए का नॉलेज अगर वो क्या करता है, ऑडिट करने का काम करता है भाई सब कुछ गवर्नमेंट का रूल रेगुलेशन फॉलो हुआ है कि नहीं। तो उस प्रकार से ये लोग भी अपना एक चार्टर्ड अकाउंटेंट सब रखता है, ठीक है, जो कंपनी के लिए काम कर रही होती है, ये कंपनी के लिए काम कर रही है। एक सीए जो जाकर कंपनी को चेक करता है वो एक्सटर्नल होता है, वो कंपनी का नहीं होता है, वो बाहर से आ जाता है, ठीक है। और ऑडिट कमेटी में जो सीए लोग रखती होगी लोग, वो सीए मेन सीए से बोल रहा है भाई मान के चलिए वो पढ़ा लिखा वो पर्सन जो नॉलेज रखता हो सीए के बराबर, ठीक है। तो बहुत को क्या होता है भाई सीए अलग से जॉब किसी का अंडर में कंपनी में जॉब कर लेती है, तो समझिए ऑडिट कमेटी में बैठा हुआ है सब कुछ देखने के लिए, ठीक है। फिर नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमेटी, ये हो गया आपका। फिर आपका रिकमेंडेशन अपॉइंटमेंट एंड कंपनसेशन डायरेक्टर ऑफ एग्जीक्यूटिव, रिस्क मैनेजमेंट कमेटी, क्या ये सब अलग अलग कमेटी है जो सब कुछ को ध्यान में रखने के लिए बैठी रहती है, ठीक है। तो ये सब था बोर्ड कमेटी में, ये अपना अलग अलग काम करता है। इसमें से एक इंपॉर्टेंट क्या था आपका, ऑडिट कमेटी, ठीक है। ऑडिट कमेटी देखने काम करती है भाई कि जितने भी रूल रेगुलेशन है लॉ का उसको वो अच्छे से हम लोग फॉलो कर रहे हैं कि नहीं। एग्जीक्यूटिव कंपनसेशन। अब देखिए एग्जीक्यूटिव कंपनसेशन बोले क्या, कंपनसेशन शुड बी लिंक टू परफॉर्मेंस। जो भी पैसा पे कर रहे हैं जनरली कोई हो क्या वो आपका मेरिट बेसिस पे हो, यानी कि कम परफॉर्मेंस के आधार पर, ठीक है। बोलने के लिए है लेकिन रियलिटी में वो नहीं पाता है, ठीक है। परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव मोटिवेट मैनेजर टू वर्क फॉर लॉन्ग टर्म ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस। अगर भाई परफॉर्मेंस बेस्ड रहेगा तो वो ज़्यादा काम करेगा, पर जनरली जो प्रमोशन वमोशन होता है ना, अगर खासकर वो गवर्नमेंट कंपनी है, तो गवर्नमेंट कंपनी में सीनियरिटी के आधार पे होता है, कौन ज़्यादा सीनियर है, मेरिट के आधार पे नहीं होता। गवर्नमेंट में सीनियरिटी के आधार पे होगा, और उसमें भी सीनियरिटी में भी आपका अगर रिजर्वेशन छुपा रहता है, ज़्यादा ही गवर्नमेंट कंपनी होता है ना, गवर्नमेंट कंपनी कुछ कुछ ऐसा भी होगा जिसमें भी आपका रिजर्वेशन भी छुपा रहता है, प्रमोशन में भी रिजर्वेशन रहता है। तो इस टाइप से तो वो काम करता है बच्चों। ईसॉप तो ये अलग चीज हो गया, इसको प्रोटेक्शन के लिए ईसॉप के लिए वो अलग चीज हो गया। अब यहाँ पर देखिए इंटरनल कंट्रोल, एक इंपॉर्टेंट ये है आपका इंटरनल कंट्रोल। इंटरनल कंट्रोल याद रखिए कंपनी के अंदर नहीं होते रहता है, ये कंपनी के बाहर में नहीं, इंटरनल कंट्रोल कंपनी के अंदर में है। रेफर्स टू पॉलिसीज प्रोसीजर एंड सिस्टम एस्टैब्लिश्ड बाय कंपनी टू इंश्योर एफिशिएंट ऑपरेशन, सेफगार्ड एसेट्स, प्रिवेंट एरर एंड फ्रॉड एंड मेंटेन एक्यूरेट रिकॉर्ड्स। तो इंटरनल कंट्रोल जो है ना वो कंपनी के अंदर में ही रहता है, ठीक है, बाहर में नहीं रहता है। ये लोग कंपनी के अंदर में ये सब कुछ देख रहे काम करता है कि हर एसेट सब ठीक हो, किसी प्रकार का एरर्स फ्रॉड ना हो, किसी प्रकार का कोई मिस्टेक उस्टेक ना हो, ठीक है। यहाँ पर कंपनी कोशिश करती है कि किसी प्रकार का कोई भी एलिगेशन ना लगे कंपनी पे, कि भाई सारा हम लोग ये दिखाने का काम करते हैं सारा लॉ एंड रेगुलेशन हम लोग अच्छा से फुलफिल कर रहे हैं, ठीक। जैसे क्या कौन कौन रहता है, जैसे इंटरनल ऑडिट में आपका रहता है इंटरनल ऑडिट, मतलब इंटरनल कंट्रोल में कौन कौन लोग रहता है, आपका इंटरनल ऑडिट का पर्सन लोग रहेगा, ठीक है। रिस्क मैनेजमेंट टीम रहता है, कंप्लायंस मॉनिटरिंग रहता है। तो ये लोग इस बात का ख्याल रखता है कि भाई कंपनी सारा लॉ को अच्छा से फुलफिल करे हर फील्ड में, जितना भी फील्ड है उस पर। अब बाहर का दुनिया से कौन कौन आता है, आउटसाइड द फर्म। एक आपका रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जो खासकर जो लॉ बना हुआ है, जैसे क्या बहुत सारा है। गवर्नमेंट गवर्नमेंट एंड रेगुलेटरी बॉडीज इन्फोर्स गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स। यहाँ पर भाई अलग अलग जो बॉडीज है भाई, वो जो गवर्नमेंट ने रूल रेगुलेशन बनाई है वो देखने का काम करती है। और गवर्नमेंट बहुत सारी बॉडी बनाई रहती है, जैसे क्या आपका सेबी हो गया, आपका कंपनीज एक्ट हो गया, आपका ये एलओडीआर हो गया, आपका ये सब क्या ये सब इंश्योर करता है कि आपका भाई ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी के लिए, ठीक है। तो ये था बच्चों। फिर और भी चीज़ है, मार्केट फॉर कॉर्पोरेट कंट्रोल, ये आपका एक और संस्था जो मार्केट को देखने का काम करती है, ठीक। फिर आपका इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, इसको भी देखने का काम करता है। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर क्या होता है, इन ये जो लोग होता है ना, एक लार्ज अमाउंट पैसा में इन्वेस्ट करती है, याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर बोलने का मतलब है कि कोई कोई प्लेयर लोग क्या होता है ना, पैसा जो इन्वेस्ट करती कंपनी में बहुत हैवी अमाउंट का प्लेयर करेंगे। अगर हम लोग शेयर बेचने लगेगा तो भाई पब्लिक लोग को बेचेगा तो दुनिया भर का पब्लिक आपका ये रहेगा, छोटा छोटा शेयर बिकेगा। ये लोग क्या करता है एकदम लार्ज अमाउंट का शेयर अपने आप में परचेज कर देता है, वो लोग क्या बोलते हैं हम लोग इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, ठीक है। फिर ये सब इसी में आपका और भी है, आपका म्यूचुअल फंड हो गया, पेंशन फंड हो गया, ये सब क्या एग्जाम्पल है इसी में।
इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर में ये लोग क्या है, बहुत बड़े अमाउंट का शेयर खरीद लेती है। फिर एक नया टर्म आ गया है गेट कीपर। ये जानना फिर जरूरी है, ये क्या होता है। गेट कीपर क्या करता है, प्रोवाइड इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन ऑफ कॉर्पोरेट इन्फॉर्मेशन। ठीक है, मतलब जो इन्फॉर्मेशन सब होता है ना, उसको वो देखभाल करने का काम करता है। ठीक है, बाहर कंपनी के बाहर जाने से रोकता है। ठीक, जैसे आपका कौन कौन, एक्सटर्नल ऑडिटर हो गया, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी हो गया, फाइनेंशियल एनालिस्ट हो गया। दे हेल्प आइडेंटिफाई फ्रॉड, अकाउंटिंग मैनिपुलेशन एंड गवर्नेंस फेलियर। तो ये सब लोग जो होता है गेट कीपर लोग, ये क्या देखने का काम करता है भाई, कि किसी भी तरह का फ्रॉड रॉड ना हो, किसी तरह का इन्फॉर्मेशन बाहर ना, मतलब इंटरनल मैटर को, इंटरनल जो मैटर है वो वाला बाहर ना जाए। और ट्रांसपेरेंसी में आपको सब कुछ दिखाना ही पड़ेगा। जैसे होता है ना, मान लीजिए अमलगमेशन हो रहा है। ठीक है, अमलगमेशन हो रहा है, अमलगमेशन का आपको मतलब पता होगा। यहाँ पर क्या होता है, मान लीजिए कंपनी ए कंपनी है, कंपनी ए जो कंपनी बी को पूरा खरीद रही है, तो ये क्या है, ये एक प्रकार आपका एक प्रकार का समझिए अमलगमेशन है, एक परचेज ऑफ कंपनी है। तो इस केस का बच्चों, अगर ये पब्लिक को इस जो हो रहा है अमलगमेशन या परचेज कर रही है कंपनी ए कंपनी को बी को, अगर ये पब्लिक को पता चल जाए ना, तो इससे क्या होता है, शेयर का प्राइस बहुत ऊपर जाता है। तो ये सब इन्फॉर्मेशन बाहर ना जाए। ठीक है, किसी प्रकार का इनसाइडर ट्रेडिंग ना हो। अब इसमें बहुत तरह का चीज है गेट कीपर में। अब ये लोग रहता है तो क्या, कंपनी का बहुत सा चीज आपका एक्सटर्नल ऑडिटर आके चेक करेगा। देखिए, ये लोग ध्यान रखता है कि किसी भी प्रकार का फ्रॉड ना हो। अभी जो बताया एक प्रकार क्या था, वो एक प्रकार से इनसाइडर ट्रेडिंग। तो जो गेट कीपर लोग होता है, जैसे आपका एक्सटर्नल ऑडिटर, यानी कि जो बाहर का जो सीए आएगा, जो बाहर से सीए आएगा, वो चेक करेगा पूरा का पूरा बुक्स ऑफ अकाउंट्स को, तो भाई आप लोग सारा रूल्स रेगुलेशन गवर्नमेंट का चीज फॉलो किए कि नहीं। क्रेडिट रेटिंग रेटिंग एजेंसी, जैसे आपका हो गया क्या, क्रिसिल, ये रेट करती है भाई कंपनी को अलग अलग, कि हाँ ये कंपनी अच्छा लॉ को फॉलो करती है कि नहीं करती है, इसका सारा चीज क्लियर है कि नहीं है। उसी के आधार पे कंपनी से पैसा इन्वेस्ट करता है। अलग अलग फाइनेंशियल एनालिस्ट लोग होता है। तो ये सब क्या है, ये सब बाहर का लोग होता है जो चेक करते हैं कि कंपनी सब कुछ ईमानदारी से काम कर रही है कि नहीं कर रही है। क्लियर। फिर कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर। अब देखो प्राइवेट सेक्टर में कैसे होता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस। प्राइवेट सेक्टर में द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज मैक्सिमाइज शेयर होल्डर वेल्थ। मैक्सिमम मतलब मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव तो सब जगह होता है, मैक्सिमाइजिंग शेयर होल्डर वेल्थ, फोकस ऑन प्रॉफिटेबिलिटी, और बस है, फोकस ऑन प्रॉफिटेबिलिटी, इफिशिएंसी और कॉम्पिटिटिवनेस, ये तो कॉमन सा चीज है। प्राइवेट इन्वेस्टर क्लोजली मॉनिटर कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस, और बस भाई प्राइवेट सेक्टर थोड़ा सा परफॉर्मेंस बेस पे ज्यादा ध्यान देता है। ठीक है, तो ये हो गया। और पब्लिक सेक्टर में क्या है, पब्लिक सेक्टर में जैसे आपका हो गया पीएसयू, यानी कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। अब इसमें डुअल मैंडेट चलता है। डुअल मैंडेट मतलब कॉमर्शियल ऑब्जेक्टिव, यानी कि जनरेटिंग प्रॉफिट्स एंड मेंटेनिंग इफिशिएंसी, और दूसरा क्या है, सोशल ऑब्जेक्टिव। ये दोनों चीज को, ये हो गया डुअल मॉडल इसका। कि भाई जो पब्लिक होता है ना, वो दोनों, जो पब्लिक कंपनी होती है, सरकारी कंपनी समझिए खासकर, वो कॉमर्शियल ऑब्जेक्टिव भी, मतलब जो उसको प्रॉफिट भी चाहिए होता है सब सर्वाइवल के लिए, और कुछ प्रॉफिट, और साथ ही साथ समाज का भलाई के लिए सोशल ऑब्जेक्टिव भी दोनों। प्राइवेट कंपनी मेनली क्या होती है ना, ये क्लोजली मॉनिटर करती है कि आपको परफॉर्मेंस भी, मेनली ये प्रॉफिट के लिए होती है। तो ये वन साइड चीज देखते हैं, मेनली भाई अच्छे से प्रॉफिट कमाए ईमानदारी के साथ। पब्लिक कंपनी को दोनों देखना पड़ता है भाई, पैसा भी कमाना है और सोसाइटी का वेलफेयर भी करना है, दोनों लेके चलना पड़ता है। तो ये सब कुछ चीज था बच्चों। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर आपको दो तरह का चीज सिखाए हैं। एक कंपनी के अंदर देखिए मैकेनिज्म में दो था। एक था क्या, इनसाइड कंपनी, जो कंपनी के अंदर था। दूसरा क्या था, आउटसाइड, जो आउटसाइड जस्ट पढ़ा गेट कीपर वो। तो वो था, देखिए इंटरनल मैकेनिज्म में आपका ये सब था। इंटरनल मैकेनिज्म क्या 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 होगा, आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जिसमें आपका इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो गया। ठीक है, आपका बोर्ड ऑफ कमेटी हो गया, जो अलग अलग कमेटी बैठेगा। एग्जीक्यूटिव कंपनसेशन हो गया। आपका इंटरनल कंट्रोल हो गया, जो कंपनी के अंदर का, इसमें भी रहता है, सीईओ सब कोई रहता है। ठीक है, एक्सपर्ट रहता है ये लोग बस। फिर आता है आपका क्या, एक्सटर्नल वाला। अब एक्सटर्नल वाला जैसे आपको देखें, एक गवर्नमेंट जो खुद रूल रेगुलेशन बना के रखी है, अलग अलग एक्ट जो बना हुआ है, जैसे आपका कंपनी एक्ट, सेबी की जो बॉडी है वो देखने काम कर रही है। ठीक है, फिर मार्केट को कंट्रोल करने के लिए अलग से है। फिर आपका इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर लोग अलग से है। ठीक है, फिर गेट कीपर लोग भाई कि कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसको देखने के लिए है, जैसे आपका एक्सटर्नल ऑडिटर, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जो आपको बताएं, तो ये सब काम करती है देखने उखने का। ठीक है, अब यहीं से स्टार्ट होता है आपका क्लॉज 49। अब देखिए क्लॉज 49 के बारे में क्या है, कि ये भी समझ लीजिए एक प्रकार का, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, क्लॉज 49 वाज लैंडमार्क कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रोविजन इंट्रोड्यूस्ड बाय सेबी फॉर लिस्टेड कंपनी इन इंडिया। तो क्लॉज 49 किसके लिए है, आपका लिस्टेड कंपनी के लिए। लिस्टेड कंपनी कहाँ लिस्टेड हो, आपका स्टॉक मार्केट में। ठीक है, देखिए कंपनी का डेफिनेशन ना उसका अलग अलग चीज के हिसाब से बदलते रहता है। ठीक है, जैसे देखिए पब्लिक कंपनी तो कोई भी हो सकता है बच्चों। पब्लिक कंपनी का सिंपल सा रूल है भाई कि 7 से अधिक मेंबर है और जो कुछ नियम है उसको फुलफिल कर दीजिए, वो कहलाएगा पब्लिक कंपनी।
हर पब्लिक कंपनी थोड़ी ना कि आपका लिस्टेड कंपनी को जरूरी नहीं है। पब्लिक कंपनी जब लिस्टेड हो जाती है कहाँ पर, आपका स्टॉक मार्केट में, तब कहलाती है क्या, वो आपका लिस्टेड कंपनी। दोनों में अंतर होता है, ठीक। तो क्लॉज 49 जो क्या था भाई, मेनली सेबी लाया था किसके लिए, आपका लिस्टेड कंपनी के लिए। अब क्या है, इट इज प्रिस्क्राइब मैंडेटरी स्टैंडर्ड्स फॉर कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन लिस्टेड कंपनी। अब ये क्या, मैंडेटरी डिसाइड, मतलब कॉर्पोरेट गवर्नेंस में ये आपका मैंडेटरी कर दिया गया था क्लॉज 49। अब इसमें देखिए ये क्लॉज 49 का जो हिस्ट्री है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लॉज 49 ये आपका कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो आता है, कुछ कुछ बता रहे हैं, ऊपर ऊपर देख लीजिए। अब ओरिजिन कब हुआ था, क्लॉज 49 वाज इंट्रोड्यूस्ड बेस्ड ऑन रिकमेंडेशन ऑफ कुमार मंगलम बिरला कमेटी। यहाँ में याद रखिएगा, क्लॉज 49 का रिकमेंडेशन किसके द्वारा डाला गया था, कुमार मंगलम बिरला कमेटी। इसको रिवाइज कब किया गया था, इट वॉज सिग्निफिकेंटली रिवाइज बेस्ड ऑन रिकमेंडेशन ऑफ नारायण मूर्ति कमेटी। नारायण मूर्ति कमेटी जो थे वो इसको रिवाइज करने के बाद के थे। द रिवीजन प्रोविजंस आर अलाइंड विद द ग्लोबल गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स विद सच एज सवेरनेस ऑक्सली एक्ट। अब जो रिवीजन किया गया भाई, बाहर का स्टैंडर्ड को ध्यान में रखते हुए किया गया है, ठीक है। करंट स्टेटस क्या है, अब क्लॉज 49 जो है ना, करंटली में क्या है, क्लॉज 49 को रिप्लेस कर दिया गया 2015 में बाय सेबी, किसके द्वारा, लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, ठीक है। 2015 LODR यानी कि लिस्टिंग ऑब्लिगेशन डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट। तो क्लॉज 49 अब इससे रिप्लेस हो गया LODR से, ठीक है। तो ये आपको याद रखना जरूरी है। हाउएवर द प्रिंसिपल ऑफ क्लॉज 49 कंटिन्यू टू फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ LODR रेगुलेशन 17 to 27। लेकिन फिर भी जो मेन जो प्रिंसिपल है, सिर्फ नाम चेंज कर दिया, क्लॉज 49 से उठा करके LODR कर दिया। समझ में? इसका की प्रोविजन क्या था क्लॉज 49 में, आपका बोर्ड कंपोजिशन भाई, कि बोर्ड में कौन कौन रहेगा। तो बोर्ड कंपोजिशन क्या था, द बोर्ड शुड हैव ऑप्टिमम मिक्स ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। तो दोनों जगह भाई एग्जीक्यूटिव भी और आपका नॉन एग्जीक्यूटिव हो। इसमें रूल 1 क्या है, इफ चेयरमैन इज नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एटलीस्ट 1/3 ऑफ द बोर्ड मस्ट बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। अगर चेयरमैन आपका नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है तो भाई एटलीस्ट 1/3 जो मेंबर है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का, वो क्या आपको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के बारे में आपको पता है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कंपनी पे इंटरेस्ट नहीं होता उसका। ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वर्ड बहुत जरूरी है समझना। कंपनी में इस पर्सन का अपना पर्सनल इंटरेस्ट नहीं होता, लेकिन कंपनी इसको सैलरी देती है। अब आपको लग रहा है भाई कि सर इस तरह तो इसको मैनेजमेंट उसको थ्रेटेड नहीं करेगा, कंपनी के बारे में तुम अगर कुछ बताया तो तुमको नौकरी से निकाल देंगे। नहीं, नहीं निकाल सकती। पहला बात तो ये समझिए, इतना इजी नहीं है कि आप वर्कर उस डायरेक्टर को, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को नौकरी से निकाल दीजिएगा, नहीं। एक तो पहली बात तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर में जो बैठा था वो बड़ा बड़ा पोस्ट का लोग रहता है, खुद ही रिटायर्ड जज रहता है, बड़ा बड़ा चीज रहता है और बहुत इंटेलेक्चुअल पर्सन लोग होता है। इन लोगों को निकालना इतना आसान नहीं है, मैनेजमेंट नहीं निकालती है, इसको शेयर होल्डर डिसाइड करता है निकालने का, रखे के निकाल दे, ठीक है। और साथ ही साथ अगर बहुत सारा डायरेक्टर होता है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कोई एक नहीं होता, 2 3 4 वो लोग होता है, और अगर सबका सब अगर मान लीजिए कोई फ्रॉड कर दिया, अब सारा का सारा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अगर रिजाइन कर दिया ना, तो भाई पूरा वो सबके निगरानी में आ जाएगा गवर्नमेंट के, भाई सारा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कैसे रिजाइन मार दिया, तो भाई उस पर इंक्वायरी बैठ जाएगा, ठीक है। तो गवर्नमेंट इस पर बहुत स्ट्रिक्ट नजर रखती है। तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को प्रैक्टिकल लाइफ में हटाना इतना सिंपल नहीं होता, और ऊपर से लोग का रेपुटेशन भी होता है ना, लोग का अपना रेपुटेशन होता है भाई इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का। देखिए आम पब्लिक को ना पता क्या होता है, लेकिन जो बड़ा बड़ा पार्टी लोग है, जो मेन प्लेयर लोग है, उसको पता है ये क्या हस्ती है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, अगर वो कुछ बोल रहे हैं तो मैटर करता है उसके बाद। समझ में? रूल 2 क्या है, इफ चेयरमैन इज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और प्रमोटर एटलीस्ट 50% ऑफ बोर्ड मस्ट बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। अगर 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 जो चेयरमैन है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है और प्रमोटर है, जैसे चेयरमैन कौन, ऐसा कौन पर्सन है आपके मुंह के संभाल लीजिए, तो यहाँ पर क्या 50% बोर्ड मस्ट बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, ठीक है। और एटलीस्ट 1 वुमेन डायरेक्टर मस्ट बी अपॉइंट ऑन द बोर्ड, और एटलीस्ट एक वुमेन, अगर ये वाला रूल लगा तो कम से कम एक वुमेन होना चाहिए। उसके तो जहां तक हम जानते हैं रिलायंस में शायद वो नीता माने जी हैं, ठीक है। अब इसमें आगे देखिए ऑडिट कमेटी में, ऑडिट कमेटी मैटर करता है। ऑडिट कमेटी में कम से कम 3 मेंबर हो, तो 2/3 आपका इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो, ठीक है। द चेयरमैन ऑफ द ऑडिट कमेटी मस्ट बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। ऑडिट कमेटी का जो जो चेयरमैन है वो होगा आपका इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। देखिए चेयरमैन क्या होता है ना, जो मीटिंग में जो लीड करते रहता है ना, ठीक है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के बीच से ही बनता है एक पर्सन, जिसको बोलते हैं कि हम लोग चेयरमैन। इस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के बीच से ही बनता है चेयरमैन, जो जो लीड करते रहता है ना अलग अलग मीटिंग को, उसी को बोलते हैं कि हम लोग मेनली चेयरमैन। समझना है? तो अगर ऑडिट कमेटी को अगर कोई लीड कर रहा होगा तो कौन लीड करेगा, आपका यहाँ पर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, वही क्या आपका कहलाएगा, आपका उस समय का चेयरमैन। समझना है? चेयरमैन मस्ट बी प्रेजेंट एट द एनुअल जनरल मीटिंग। हर साल एनुअल जनरल मीटिंग होता है, उसमें वो प्रेजेंट हो, ठीक है। और जितना भी मेंबर्स है वो फाइनेंशियली लिटरेट हो। और इधर आपको और कुछ जानने की जरूरत है, देखने दीजिए हमको। सब्सिडरी गवर्नेंस, अब हाँ ये आपको उतना इंपॉर्टेंट नहीं, ये विसल बॉलोवर पॉलिसी, ये क्या होता है समझ लीजिए। ये होता कौन, देखिए
वाइट विशल ब्लोअर मैकेनिज्म मस्ट बी अवेलेबल फॉर एम्प्लॉयज। बहुत बार क्या होता है कि मान लीजिए कंपनी में किसी प्रकार का, यहाँ पर देखिए, किसी का प्रकार का अनइथिकल प्रैक्टिस हो रहा है या फ्रॉड हो रहा हो, जैसे यहाँ पर अभी हो रहा था सेक्सुअल हरासमेंट, ये तो अभी न्यूज़ में आया था रिसेंट में ही, कि कोई कंपनी का लोग था जो अपने एम्प्लॉय का, फीमेल एम्प्लॉय का सेक्सुअल हरासमेंट हो रहा था, या कन्वर्जन वाला भी इशू चल रहा था, ठीक है। या कोई कंपनी, कोई मान लीजिए कोई कंपनी फ्रॉड कर रही हो या मिसकंडक्ट कर रही हो, तो ये सब क्या है, ये कंपनी के अंदर में चल रहा है, लेकिन अपना उतना सीनियर से कौन बोलने जाए, जूनियर एम्प्लॉय लोग डर से बोल नहीं रहा भाई। तो इसको बाहर लाने के लिए मान लीजिए कोई एम्प्लॉय हिम्मत दिखाया कि नहीं हम तो इसको रिपोर्ट करेंगे, तो विसल ब्लोअर का वो काम किया, यानी कि कंपनी का इंटरनल जो फ्रॉड वाला चीज था उसको वो मार्केट में लाने का काम की। तो इस पर्सन को ना सिक्योरिटी का जरूरत पड़ता है। जो पर्सन जो बाहर लेके आया, मान लीजिए ये जो पर्सन बाहर लेके आएगा ना, इसको क्या बोला जाएगा, इसको बोला जाएगा विशल ब्लोअर। और ये विशल ब्लोअर को क्या थोड़ा इसको भाई नौकरी से निकाला ना जाए, इस बात का ध्यान रखा जाता है। देखिए जनरली तो क्या होता है, जो कंपनी छोड़ देता है ना वही लोग विशल ब्लोअर का काम करता है, जनरली ऐसा करता है। कंपनी जब निकल जाता है तब जाके वो लोग सारा जितने भी गंदा काम है होता है कंपनी का, उसको फिर वो लाके बाहर बाहर लाने का काम करता है। तो ये था बच्चों, तो विशल ब्लोअर इंपॉर्टेंट वर्ड था, इसे समझा दिए, समझ में आया। तो याद रखिए विशल ब्लोअर पॉलिसी क्या होता है, जो कंपनी के अंदर में कोई एम्प्लॉय जो है हिम्मत जुटा करके जो अनइथिकल प्रैक्टिस हो रहा हो, फ्रॉड हो रहा हो, मिसकंडक्ट हो रहा हो, इसको क्या होता है बाहर लाने का काम करता है, ठीक है, विदाउट फियर और रिटेलिएशन। बदला नहीं ले रहा है, अब बदला ले रहा भी रहा है तो क्या फर्क पड़ता है। यहाँ पर मान लीजिए किसी को नौकरी को निकाल दिया, अब बदला लेने के लिए सारा राज खोल दी, तो भाई कम से कम पब्लिक का तो भलाई हुआ ना, कि गंदा काम ही लोग करता था तो पकड़ाया तो सही। तो आई होप आपको एटलीस्ट विशल ब्लोअर का मतलब समझ में आ गया, ठीक है। ये था एग्जाम पर्पज के लिए कुछ। तो क्लॉज 49 ट्रांसफॉर्म इंडियन कॉर्पोरेट गवर्नेंस फ्रॉम वॉलंटरी फ्रेमवर्क टू अ मैंडेटरी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। ये मैंडेटरी कर दिया गया। अब बताया कि भाई ये तो भाई अब एलओडीआर में कन्वर्ट हो गया, पर बेसिक प्रिंसिपल अभी भी उसी का है। तो ये था बच्चों, ठीक है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस में। आई डोंट थिंक कि हम लोग का एटलीस्ट यूजीसी नेट एग्जाम में इससे ज्यादा पूछेगा, इतना सुफिशियंट है, ठीक है, इतना आपको मोर देन एनफ हम आपको बता दिए हैं, कुछ और नहीं रहा है, ठीक है। वरना भाई आपका पूरा बड़ा चैप्टर है, तो पूरा बुक बन जाएगा इसमें, ठीक। तो जितना जरूरत है एग्जाम पे इतना सुफिशियंट है। फिर भी किसी प्रकार का कुछ भी डाउट हुआ हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। इसमें तो इतना ही, धन्यवाद।